आपने दावेदारी करी है, क्या लगता है इस बार क्या पार्टी मौका देने जा रही है? मेरे जितने समर्थक थे, मेरे साथी थे, सब में उत्साह था कि हमारे बीच आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, तो सब ने भव्य रूप से जो बीच में रैली छोड़कर चले गए और क्या बोलते हैं, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा की जो रैली है फ्लॉप रही, इस पर क्या क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष जी ने भी जितने भी बैठकें हुई उसमें कहा इस बार युवा सरकार बनने जा रही है, तो इसलिए टिकट नहीं देती है तो फिर आपका आगे का ऑप्शन क्या राजनीति? क्या आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं, चुनाव वहां से लड़ने वाले हैं? तो एक चाय बेचने वाले जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हमारे यहाँ जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, अभी भी विकास के काम अधूरे पड़े हुए हैं। मैं गौतम जी एक आपसे बड़ा हरिद्वार का यही है कि आज जो स्थानीय युवा है वो रोजगार के लिए भटक रहा है, बड़े स्तर पे पनप चुका है। हमारे को पिछले इंटरव्यू में कहा कि हरिद्वार की जनता अगर मुझे 5 साल दे दो तो मैं कायाकल्प कर दूंगा। आप कितने साल मांग रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? 70% भागीदारी यहाँ के निवासियों की होनी चाहिए थी, जो कि कहीं हद तक नहीं हो पाई। सबसे पहली आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया, मैंने आपसे कहा गलत प्रथा की ओर चल पड़ा है कि हर घर में नेता। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां अपनी चरम सीमा पर हैं। भाजपा ने कल हरिद्वार से अपनी विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया और आज कुमाऊं मंडल के बागेश्वर से विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। कल विजय संकल्प यात्रा काफ़ी चर्चा का विषय रही, लेकिन उसमें अगर हम कहें तो एक नाम भाजपा की तरफ से जो सामने आया, चर्चा का विषय बना, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे तमाम उन लोगों से, सीरियल हमारा चल रहा है और आज हम मौजूद हैं भाजपा के युवा नेता एवं पूर्व पार्षद कन्हैया खेवड़े जी के साथ, जो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में लेकर काफ़ी चर्चा का विषय इसलिए बन गए हैं क्योंकि हरिद्वार से उन्होंने टिकट की दावेदारी करी है और उनका कहना है कि युवा चेहरे को इस बार मौका दिया जाना चाहिए। आइए सीधा बातचीत करते हैं उनसे। स्वागत है सर हरी टीवी पर। धन्यवाद सर। क्या लगता है आपको, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हरिद्वार की जो राजनीति है, ऐसी परिस्थितियों में आपने दावेदारी करी है, क्या लगता है इस बार क्या पार्टी मौका देने जा रही है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस बार 60 पार उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है डबल इंजन की सरकार, जो उन्होंने पिछले वर्ष भी एक नारा दिया था, उससे आपने देखा होगा प्रदेश में बड़े विकास की गंगा बही है। उसी के आधार पर हम लोग सबका साथ सबका विश्वास के साथ चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से बहुमत के आधार पर सरकार बनाएंगे। जी, आपने उत्तराखंड की बात करी कि 60 पार का नारा जो दिया है। बातचीत करें अगर हरिद्वार विधानसभा की, तो 20 साल से यहाँ पर जो विधायक हैं उनके कामों की इस बार काफ़ी चर्चा है। जो कुंभ के काम अभी तक हरिद्वार में नहीं हो पाए हैं और टिकट की दावेदारी आपने भी की है, पूर्व मेयर जो मनोज गर्ग हैं उन्होंने भी की है। क्या लगता है आपको, किस रूप में इसको देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो अपनी बात पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को रखे। अगर पार्टी मुझे योग्य उम्मीदवार समझेगी तो निश्चित रूप से मुझे प्रत्याशी बना करके उतारेगी। जी 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 जी, आपने दावेदारी की और क्या बोलते हैं, काफ़ी चर्चा का विषय भी कल आपने बने, जैसा आपने जेपी नड्डा जी का स्वागत किया। जी, जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। जब अध्यक्ष हमारे गृह स्थान पर आते हैं तो निश्चित रूप से सब प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि उनका बढ़ चढ़ करके स्वागत करें। कार्यकर्ताओं में उत्साह था, मेरे जितने समर्थक थे, मेरे साथी थे, सब में उत्साह था कि हमारे बीच आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, तो सब ने भव्य रूप से उनका स्वागत किया। जी, जेपी नड्डा जी जो बीच में रैली छोड़कर चले गए और क्या बोलते हैं, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा की जो रैली है फ्लॉप रही, इस पर क्या क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बीच में रैली छोड़कर जाने का विषय इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर उनका आप कार्यक्रम का शेड्यूल देखेंगे तो अब बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहीं ना कहीं कार्यक्रम बना रहता है। हेलीकॉप्टर की भी परिस्थितियाँ रहती है, कैसे मौसम में उड़ना है कैसे नहीं उड़ना है। तो वो इसी संदर्भ में जब 4 साढ़े 4 बजे का समय था, वो रैली जानी आगे तक थी, लेकिन बीच में सभा होने के कारण उनको वहीं से जाना पड़ा। जी जी जी, आपके साथ ही जो पूर्व मेयर हैं मनोज गर्ग, उन्होंने टिकट की दावेदारी करी है और आप क्योंकि एक पार्षद है, वो मेयर के बड़े पद पर रह चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो दावेदारी की है वो थोड़ा जल्दी कर दी? अगर अगले विधानसभा चुनाव तक इसको दावेदारी को करते तो? देखिए, आपने स्लोगन पढ़े होंगे, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, विवेकानंद जी का भी कहना है कि सीखने की उम्र नहीं होती। तो मैं जितना भी अनुभवी हो जाऊंगा, जितना भी परिपक्व हो जाऊंगा, तब भी सीखूंगा।
तो इसमें जल्दबाजी का तो कोई विषय ही नहीं है। जी, आपके हमने पोस्टर बैनर भी देखे हैं, अब की बार युवा सरकार। निश्चित रूप से मोदी जी ने नारा दिया है और उस नारे के अनुरूप ही हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो युवा चेहरा के रूप में उन्होंने दिया है और उन्हीं के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जितने भी बैठकें हुई उसमें कहा इस बार युवा सरकार बनने जा रही है, तो इसलिए और आना भी चाहिए, युवा चेहरा सामने आना चाहिए। बिल्कुल आपके सामने जी, प्रदेश के मुखिया हमारे युवा चेहरा ही तो हैं। जी, और कांग्रेस जो अपनी बात कर रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, राहुल गांधी की रैली से उन्होंने एक हुंकार भरी है कि जो भाजपा की मोदी जी की रैली थी वो हमारी रैली के सामने फेल है। इस पर क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपनी पार्टी के बारे में आप मेरे से 100 प्रश्न कीजिए, मैं 100 उत्तर दूंगा। कोई अपनी पार्टी के लिए कुछ कहे, वो चाहेंगे कि वो बड़ा चढ़ा करके कहें, लेकिन ये आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि इस बार भी 60 पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तराखंड में आ रही हैं। जी, तो क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी के आप क्योंकि युवा नेता हैं, क्या भाजपा इस बार अपने विकास के चुनाव पर लड़ने जा रही है या फिर मोदी जी का मैजिक इस बार उत्तराखंड में चलने वाला है? मैंने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ भाजपा मैदान में उतरेगी और जीत करके आएगी। जी, बहुत सारे जवाब आपने दिए। क्या लगता है अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर आपका आगे का ऑप्शन क्या है राजनीति? क्या आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं, चुनाव वहाँ से लड़ने वाले हैं, या भाजपा में एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये महत्वाकांक्षाएं नहीं होती कि उसे चुनाव लड़ना है। चुनाव एक माध्यम जरूर है सेवा के लिए, लेकिन उसकी ऐसी इतनी अति महत्वाकांक्षाएं नहीं रहती कि वो अगर टिकट नहीं मिला किसी और पार्टी में चला जाए, निर्दलीय लड़ ले, ये विषय ही नहीं है। अभी सूत्रों के हवाले से हमारा भी पता चला था कि आपने बीजेपी के जो बड़े नेताओं के आप संपर्क में हैं, क्या आप चैनल के माध्यम से बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनसे आप संपर्क में हैं? क्या क्या बातचीत आपकी आज तक? हमारे यहाँ तो एक चाय बेचने वाले जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हमारे यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं होता और कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं होता। हमारे यहाँ प्रत्येक नेता और प्रत्येक कार्यकर्ता एक समान होता है। जी, हरिद्वार विधानसभा को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो कांग्रेस की गुटबाजी जी अब तक हम देखते आए थे पिछले विधानसभा चुनाव में, कल वो जेपी नड्डा जी की रैली में भी देखने को मिली, और जो इस समय परिस्थितियां बनी हुई हैं, आम आदमी पार्टी अपना तमाम लोग लुभावनी वादे जिसको कह सकते हैं हम कर रही है। कैसे देखते हैं हरिद्वार की जनता को? आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? जनता इस बार मन बना करके बैठी हुई है कि पिछली बार से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके विजयश्री कराएगी। विजयश्री कराएगी, बिल्कुल निश्चित रूप से। और आप बात आम आदमी की करते हैं तो उनके पास खोने को कुछ नहीं है। जानते हैं यहाँ के हरिद्वार के जितने व्यापारी हैं, आधे से ज़्यादा दिल्ली जब अपना कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो उनको पता है दिल्ली की स्थिति आज पहले से भी बदतर है। जी जी, हरिद्वार में हम जब जाते हैं, अभी भी एक गली में हम देख रहे थे, अभी भी जो कुंभ के काम हैं, चाहे अब गैस की पाइपलाइन की बात की जाए, गलियां जो बन रही हैं, अभी तक कुंभ के काम हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जनता में जो एक पॉइंट जा रहा है कि अभी भी काम अधूरे पड़े हुए हैं। इस पर क्या कहते हैं आप? क्योंकि जनता विकास के तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, अभी भी विकास के काम अधूरे पड़े हुए हैं। मैं गौतम जी आपसे बता दूं कि हरिद्वार के अंदर इतना काम केंद्र सरकार के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ है। गैस पाइपलाइन हो, सीवर हो जो अमृत गंगा योजना हो, या पानी की योजना हो, या फिर आपने नमामि गंगे से रिलेटेड जितने घाट का निर्माण देखा हो, ये सारे आज मोदी जी की देन है। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार, भारत सरकार का, मोदी सरकार का और राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने बड़े रूप में हमारे हरिद्वार क्षेत्र में विकास किया। आपने बात करी कि काम पेंडिंग है। निश्चित रूप से जब पिछले साल आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव कोरोना की आई, उस दौरान कुछ काम पेंडिंग जरूर रहे होंगे, लेकिन प्रत्येक सरकार ये चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पहले चाहती है कि हम जिस राज्य में हमारे ये सरकार हो वहाँ हम बढ़ चढ़ कर के विकास करें, सबके साथ, सबका विश्वास और सबके साथ को लेकर के चलें। जी जी, आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो कुंभ के काम थे, अभी भी गलियाँ जो खुदी पड़ी हैं, अभी भी हाल ही में देखा जा रहा है, कई जगह वीडियो भी वायरल हुए सोशल मीडिया पर। इस पर क्या ये नहीं लगता कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक 20 साल से कहीं ना कहीं विकास करने में थोड़ा चूक गए? नहीं, अगर काम में देरी हुई है तो मैंने कहा आपको कि वो कोरोना की दृष्टि से देरी हुई होगी, लेकिन काम पहले पास हो गए, उसके बाद कोरोना की जो दूसरी लहर आई, इस कारण काम में देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं ना कोई कमी रही हो या विकास ना हो पा रहा हो। जी, हरिद्वार की हम बात करते हैं तो यहाँ पर युवाओं की बात अक्सर होती है, क्योंकि युवाओं की जो यहाँ पर आबादी है वो कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत बड़ा एक फैक्टर साबित होती है। और युवा जो यहाँ का है, उनको सबसे बड़ी दिक्कत है जॉब की,
दूसरा जो यहाँ पर युवा जो नशे में बर्बाद हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जो हरिद्वार की गली गली में आज नशा पहुँच चुका है और तमाम अभियानों में हमने आपको भी देखा और कई लोगों को देखा, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए गौतम जी, आपने रोज़गार की बात करी। सबसे बड़ा मुद्दा हरिद्वार का यही है कि आज जो स्थानीय युवा है वो रोज़गार के लिए भटक रहा है। 5% मुझे ऐसा लगता है शहर के युवाओं पे रोज़गार होगा। आज सबसे पहली आवश्यकता है, अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाएगी और मैं जीत करके आता हूं, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी हरिद्वार के युवाओं को रोज़गार दिलाने की। दूसरी, आपने कही नशे की बात, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज हरिद्वार में नशा बड़े स्तर पे पनप चुका है। हमारे को कठोर कदम उठाना चाहिए, सबको साथ लेकर के इसके खिलाफ एक अभियान चला करके उनको, जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, जिन लोगों का संरक्षण उनको प्राप्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आपने बात युवाओं की करी, तो अगर हम इतिहास से चलेंगे, इतिहास से और आज वर्तमान के समय तक चलेंगे, तो आप देखेंगे कि देश पे मिटने वाले, देश के लिए कार्य करने वाले सिर्फ युवा, अन्य लोग भी रहे होंगे, लेकिन युवाओं की बड़े मात्रा में भागीदारी रही है। आप हमारे रानी लक्ष्मीबाई रही हो, हमारे भगत सिंह जी रहे हों, हमारे विवेकानंद जी रहे हों, या आप हमारे सनातन धर्म में भी जाएंगे तो हमारे भगवान श्री राम रहे हों, द्वापर काल में श्री कृष्ण भगवान रहे हों, सब के सब युवा अवस्था में ही उन्होंने परिवर्तन की डोर अपने हाथ में ली और एक नई संरचना लेकर के आए। जी जी, बेरोजगारी की बात हुई, आपने कहा कि मैं अगर विधायक बनता हूं और तो पहली बात तो कितने साल के लिए आप चाह रहे हैं कि हरिद्वार की जनता आपको विधायक बनाए? भैया, क्योंकि मनोज गर्ग जी ने पिछले इंटरव्यू में कहा कि हरिद्वार की जनता अगर मुझे 5 साल दे दो तो मैं कायाकल्प कर दूंगा। आप कितने साल मांग रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अधिकार से मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप 5 साल दे दो, 10 साल दे दो, ये जनता के हाथ में है। जिस दिन जनता का काम मेरा काम जनता को पसंद नहीं आएगा, वो जनता मुझे भी उतार के रख देगी। अगर मेरा काम चलता रहेगा और जनता को पसंद आता रहेगा तो मुझे क्यों उतारेगी? जी जी, आपने रोज़गार देने की बात कही, किस रूप में आप यहाँ के, क्योंकि आप युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, किस रूप में आप लोगों को रोज़गार देने का काम प्रदान करेंगे यहाँ पे लोगों को? ठीक है, रोज़गार सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे अटल जी ने उत्तराखंड को सिडकुल दिया था। जी जी, जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, तो उस सिडकुल के अंदर 70% भागीदारी यहाँ के निवासियों की होनी चाहिए थी, जो कि कई हद तक नहीं हो पाई। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी उनको रोजगार और जो जॉब्स हैं वहाँ दिलाने की रहेगी। जी, सिडकुल में सिडकुल एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे हरिद्वार के बेरोजगारों के लिए। लेकिन सिडकुल तो उत्तराखंड की जनता और हरिद्वार के लिए कहें तो एक अभिशाप भी है, क्योंकि वहाँ पर जो अब युवा दर दर भटकते हैं, कंपनियां गेट नहीं खोलती हैं, वहाँ लोग जाते हैं तो कहते हैं कि नोएडा में जाओ। उसका कारण है जिन लोगों ने ठेकेदारों को संरक्षण दे रखा है, जो सीधा कंपनी पे ना लग करके ठेकेदार प्रथा में लगे हुए हैं, वो कारण है। जी जी, तो वो कौन लोग हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, इन लोगों, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कराती पार्टी? बात सरकार संरक्षण नहीं देती किसी को। जो लोग ऐसे धीरे धीरे पनपते हैं और वो अपने आप बड़े स्तर पे पहुंच जाते हैं, फिर वो ठेकेदारी प्रथा, आपने ये तो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, जी जी, ठेकेदारी प्रथा शुरू से लेकर अब तक चरम सीमा पर है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, अगर मैं शहर से विधायक चुन करके आता हूँ, कि उसको समाप्त करा करके सीधा जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनको रोजगार दिलाने की, बिना ठेकेदारी प्रथा पर। आप युवा हैं, आपने देखा होगा जो आजकल हरिद्वार में गली गली में युवाओं को आजकल नेता बनाया हुआ, वो बालिग भी नहीं है, कोई वार्ड अध्यक्ष, कोई बूथ अध्यक्ष। इस पर क्या मानते हैं आप? क्या युवाओं का ऐसे छोटी उम्र में आना राजनीति में ठीक है, या पढ़ाई लिखाई करके कुछ देश के लिए सेवा दें? क्या मानते हैं आप? आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया। मैंने आपसे कहा सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपने कहा कि बाल्यावस्था में कोई राजनीति में आता है, मैं खुद एक बाल्यावस्था में राजनीति में आया हुआ हूँ। जी जी, मुझे याद है कि जब मैं 9वीं कक्षा में था, शायद 9वीं या 10वीं कक्षा में रहूँगा, तो मैं वार्ड अध्यक्ष बना था। जी जी, आज उसी का परिणाम है कि मैं हरिद्वार विधानसभा से अपने आप को पार्टी से प्रत्याशी बनाने की मांग कर रहा हूँ। जी, तो मैं जो गली गली और शहर में प्रत्येक घर में ये चलन चल गया है, उसके तो मैं
खिलाफ हुई। आज आवश्यकता है हमारे को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, अच्छी दिशा देने की, कि वो बड़े होकर के अपने घर परिवार और शहर का नाम रोशन करें जी। लेकिन हाँ, आपने जो प्रश्न उठाया वो सही में एक हमारा शहर एक गलत प्रथा की ओर चल पड़ा है कि हर घर में नेता। उससे कहीं ना कहीं हमारे संस्कार और संस्कृति पे भी फर्क पड़ा है। जी, हम